हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं मोहित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं करियर मेंटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और लास्ट टाइम हमने इंडियन पॉलिटी के अंदर डिस्कस जो किया था वो किया था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच का बेसिक डिफरेंस कि क्या क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कैसे सिस्टम काम करता है। नेक्स्ट स्टेप पे चलने से पहले डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। ये हमने बनाया है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये बनाया है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो बेसिक डिफरेंस जो है उसको आप नोट कीजिए। सबसे पहले ये होता है डुअल एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम के अंदर डुअल एग्जीक्यूटिव होता है। अब डुअल एग्जीक्यूटिव का मतलब ये हुआ कि जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री क्या होते हैं? प्रधानमंत्री जैसे वो प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वो क्या हैं? राज्यसभा के भी मेंबर हैं और लोकसभा के भी मेंबर हैं। वो एक लेजिस्लेटिव भी हैं और साथ ही साथ एक एग्जीक्यूटिव भी हैं। तो यहाँ पर बात सब जो शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है वो है डुअल एग्जीक्यूटिव, यानी कि इनके पास डबल डबल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम के अंदर क्या होता है? सिंगल एग्जीक्यूटिव। सिंगल एग्जीक्यूटिव का मतलब ये होता है कि वहाँ पर प्रेसिडेंट होता है सोल अथॉरिटी, तो प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट है, उसी का डायरेक्टली इलेक्शन होता है, वो संसद का हिस्सा नहीं होता। तो वही क्या करता है? सोल अथॉरिटी है, वही सब कुछ ऑपरेट करता है, तो वहाँ पर रहता है सिंगल एग्जीक्यूटिव। तो बेसिक डिफरेंस जो सबसे पहला डिफरेंस है वो है डुअल एग्जीक्यूटिव। इसके अंदर डुअल एग्जीक्यूटिव होता है, इसके अंदर सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है। यहाँ पर बात करते हैं मेजोरिटी पार्टी का रूल होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम के अंदर जब हम लोग वोटिंग करते हैं तो क्या होता है हमारे पास कि जो पार्टी सबसे ज़्यादा वोट से जीतती है उसी का रूल होता है, तो मेजोरिटी पार्टी का रूल माना जाता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है कि लेजिस्लेचर जो होता है, लेजिस्लेटिव सिस्टम, उसका चुनाव अलग से होता है, लेकिन प्रेसिडेंट का चुनाव अलग से होता है। यानी कि संसद चाहे रहे ना रहे, प्रेसिडेंट रहता है। तो प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेटर इलेक्टेड सेपरेटली, तो वहाँ पर अलग अलग चुनाव होता है। थर्ड डिफरेंस जो है वो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रधानमंत्री जो होता है, अगर वो एक सरकार को एक शिप मान लिया जाए तो वो क्या है? शिप का कैप्टन है। अगर शिप का कैप्टन शिप के साथ डूब रहा है ना, तो सबका सब डूबेगा, यानी कि पूरी की पूरी सरकार जाएगी। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है तो पूरी के पूरे सभी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होता है। यहाँ पर क्या हुआ? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, मतलब सब के सब एक साथ रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम के अंदर क्या होता है? नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्रेसिडेंट बिल्कुल फ्री होता है, उसने जो कर दिया सो कर दिया। अब आगे संसद क्या है उसके ऊपर विचार करती रहे, उसको क्रिटिसाइज करे या कुछ भी करे, लेकिन उसने जो काम कर दिया सो कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं डबल मेंबरशिप। यहाँ पर होती है डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया, ऊपर था हमारे पास डुअल एग्जीक्यूटिव। डुअल एग्जीक्यूटिव में क्या था कि एक ही जो मतलब जैसे प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री के पास ही अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं, पोर्टफोलियोज़ हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट, तो वो डुअल एग्जीक्यूटिव हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि डबल मेंबरशिप हो जाती है। डबल मेंबरशिप कैसे हो जाती है? अब मान लीजिए कि गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री को लोकसभा के अंदर भी जवाब देना है और राज्यसभा के अंदर अगर कोई सवाल पूछ लिया जाता है तो उसके अंदर भी वो जाएंगे और जवाब दे करके आएंगे। तो इससे क्या हो जाता है? डबल मेंबरशिप हो जाती है। वो दोनों सदनों के अंदर जवाब देने की उनकी ड्यूटी है। लेकिन यहाँ पर क्या है? सिंगल मेंबरशिप है। सिंगल मेंबरशिप मतलब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम के अंदर सिंगल सिंगल चलता है सब कुछ। यहाँ पर बात कर लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप होती है, यहाँ पर प्रेसिडेंट की लीडरशिप होती है, प्रेसिडेंट की डोमिनेशन होती है। यहाँ पर ये आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर होता है फ्यूजन ऑफ पावर्स। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम के अंदर होता है फ्यूजन ऑफ पावर्स और प्रेसिडेंशियल के अंदर होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है? फ्यूजन ऑफ पावर्स का मतलब होता है पावर्स को डिवाइड कर देना। यहाँ पर क्या होता है? सरकार किस तरह से चलाई जाती है? हमने पढ़ा है कि हमारे पास तीन तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर वो मैटर डिस्कस किए जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जिनके ऊपर निर्णय ले सकता है। स्टेट लिस्ट जो है उसके अंदर वो पॉइंट्स रखे गए हैं
वो टॉपिक्स रखे गए हैं जिन पर राज्यों को पूर्ण अधिकार है, राज्य ही उनके ऊपर निर्णय ले सकते हैं। और कंकरेंट लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट रखे गए हैं जिनके ऊपर राज्य भी और यूनियन गवर्नमेंट भी, दोनों में से कोई भी अपना क्या कर सकता है, नियम बना सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पावर्स को डिवाइड कर दिया गया है कि सेंटर की पावर्स यहाँ यहाँ चलेंगी, स्टेट की पावर्स यहाँ यहाँ चलेंगी। और ये टॉपिक ऐसे हैं कि यहाँ पर दोनों की पावर मिलीजुली इस्तेमाल हो सकती है। जिसने पहले कानून बना दिया, अगर किसी जब हम इसकी कंकरेंट लिस्ट को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि कंकरेंट लिस्ट के अंदर क्या होता है कि अगर स्टेट ने, राज्यों ने कोई कानून बनाया है किसी कंकरेंट लिस्ट के टॉपिक के ऊपर, और जब तक राज्य का कानून है तब तक तो वो वैसे ही चलता रहेगा। अगर कल को ऐसा हो जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसके ऊपर कानून बना देती है तो राज्य का कानून जो बनाया हुआ है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, यानी कि वो निरस्त हो जाएगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ कानून है वो लागू हो जाएगा। तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी है, सरकार बड़ी है, तो उसका क्या होगा, उसकी हमेशा, अगर वो किसी चीज़ पर डिसीजन ले लेती है तो उसकी हमेशा प्रेफरेंस रहेगी, उसकी हमेशा प्रायोरिटी रहेगी। सेपरेशन ऑफ पावर्स के अंदर क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स एक अलग सिस्टम है कि यहाँ पर पावर्स जो हैं अलग अलग होती हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स के अंदर अलग अलग सेपरेटेड होती हैं पावर्स, यहाँ पर डिवाइडेड होती है, यहाँ पर सेपरेटेड होती हैं। सेपरेटेड का मतलब ये हुआ कि सेपरेशन ऑफ पावर्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि पावर्स जो हैं प्रेसिडेंट को अनलिमिटेड पावर्स होती हैं। एक तरह से प्रेसिडेंट की क्या होती है, मोनोपोली होती है। प्रेसिडेंट जो चाहे, जिस चीज़ पर चाहे अपना कानून बना सकता है, लगा सकता है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि संसद जो होती है वो डिस्कस करती है उन चीज़ों को कि क्या ये सही है या गलत है। और उस चीज़ में अगर प्रेसिडेंट का कोई डिसीजन मान लीजिए कि गलत है और उसके खिलाफ फिर वो पास किया जाता है कानून संसद के अंदर, और फिर महाभियोग चलाया जाता है, महाभियोग के प्रस्ताव को अगर पास कर दिया जाता है तो प्रेसिडेंट को अपने पद से हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर पावर्स का क्या होता है, सेपरेशन होता है, इसको बोला जाता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। नेक्स्ट आ जाता है हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव का मतलब ये हुआ कि एग्जीक्यूटिव जो हुआ वो एडमिनिस्ट्रेटिव पद हुआ, और लेजिस्लेटिव जो पद हुआ वो क्या कैसा हुआ, वो संसदीय। जैसे कि अगर मैं बात करूं, भारत का गृह मंत्री है तो गृह मंत्री जो पद है वो कैसा है, एग्जीक्यूटिव। गृह मंत्री जो भी व्यक्ति बनेगा वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव बन जाएगा। लेकिन गृह मंत्री जो है वो साथ ही साथ क्या है, एक एमपी भी हैं, तो एमपी का जो पद है वो क्या है, एज अ लेजिस्लेचर। तो हार्मोनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। अब ये तो बात सिंपल सी हुई, अगर एक ही व्यक्ति दो दो चीज़ें होगा तो आपस में भाईचारा तो रहेगा दोनों के बीच में, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में भाईचारा तो रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में। क्यों रहेगा, क्योंकि ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, और ज़रूरी नहीं कि वो लेजिस्लेटिव पर्सन हो, ये अपनी मर्जी से किसी को भी लगा सकता है। जैसे कि ट्रंप जब अमेरिका का प्रेसिडेंट था तो उसने क्या किया हुआ था, अपनी बेटी को, दामाद को और जितने रिश्तेदार थे उन सबको मतलब अच्छी अच्छी पोस्ट पर बिठाया हुआ था, मतलब कि एग्जीक्यूटिव बनाया हुआ था। और वो कोई मतलब ये नहीं है कि लेजिस्लेटिव थे, वो कोई इलेक्शन जीत करके आए थे या कुछ थे, क्योंकि वहाँ पर प्रेसिडेंट को फुल अथॉरिटी है, वो किसी को भी बिठा सकता है। और लेजिस्लेटिव बंदे वो होते हैं, लेजिस्लेचर में वो बंदे बैठते हैं जो व्यक्ति डायरेक्टली इलेक्शन जीत करके आए हैं। अब जो बंदा जनता ने चुन करके भेजा है और एक व्यक्ति ऐसा है जिसको डिक्टेटरशिप के थ्रू बिठा दिया गया है, तो उनके बीच में आपस में तो वाद विवाद रहना जरूरी ही है, क्योंकि ये व्यक्ति जनता के हक की बात करेगा और ये अपने प्रॉफिट की बात करने लग जाते हैं। तो इसलिए इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहता है। तो ये बेसिक से डिफरेंस है जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम के अंदर बेसिक डिफरेंस, जो मतलब मोटे मोटे से डिफरेंस हैं वो मैंने आपको बताए हैं। इसके अंदर खूबियाँ भी हैं, कमियाँ भी हैं, दोनों के अंदर कुछ खूबियाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको डिस्कस कर दी है। अब देखते हैं नेक्स्ट थिंग कि हमारे पास आगे अगर मैं बात करूं, ये तो था पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये हमने देखा। अब यहाँ पर होता क्या है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर भी एक प्रेसिडेंट होता है, ये हमने पहले भी बताया था। अब ये जो चीज़ हमने ली है ये कहाँ से ली है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है। देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम ना दो तरह का होता है। इसके अंदर भी अगर हम बात करें, हमने बात की है फ्यूज़न ऑफ पावर्स की। फ्यूज़न ऑफ पावर्स की अगर बात की है, मतलब हमने जो सिस्टम लिया है वो लिया है कैनेडियन गवर्नमेंट सिस्टम,
जैसे कि कनाडा के अंदर होता है। कनाडा के अंदर क्या होता है कि स्टेट्स के अंदर और सेंटर के अंदर ऐसे ही लिस्ट्स बनाई हुई हैं, अलग अलग पोर्शन में डिवाइडेड है। तो ये हो जाता है कैनेडियन सिस्टम। ब्रिटेन से हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर क्या होता है, ब्रिटेन में तो प्राइम मिनिस्टर का मतलब फुल टू फुल वो चलता है। वहाँ पर तो जब चाहो सिंपल मेजोरिटी से किसी भी कानून को पास करके और उसको मॉडिफाई करके जब चाहो जिस चीज़ को चाहो चेंज किया जा सकता है। लेकिन जैसा हमारा सिस्टम है सेम टू सेम ऐसा सिस्टम है कनाडा का। दूसरी बात कि प्रेसिडेंट यहाँ पर भी होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, लेकिन जो यूके के अंदर प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है, वो किंग या क्वीन होता है। लेकिन इंडिया के अंदर हेरिडिटरी पोस्ट नहीं है, मतलब वंशानुगत नहीं है वो चीज़। तो यहाँ पर अलग अलग होते हैं, जिसको इलेक्शन के द्वारा चुन लिया जाता है वही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम के अंदर क्या आता है, प्रेसिडेंट बन के आता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम के अंदर, तो देखिए ब्रिटेन के अंदर जो सिस्टम होता है वहाँ पर मिनिस्टर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मिनिस्टर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होने का मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन के अंदर अगर कोई मंत्री है तो किसी भी ऑर्डर पर उस मंत्री के साइन होते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी कानून बनता है तो उस पर किसके साइन होते हैं, वो प्रेसिडेंट जब साइन करते हैं, प्रेसिडेंट साहब, तभी वो कानून लागू होता है। तो डिफरेंस बेसिक क्या हुआ कि इंडिया के अंदर जो सिस्टम है वहाँ पर कोई भी काउंटर साइनिंग वाला कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो मिनिस्टर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो वहाँ पर मिनिस्टर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और ख़ास बात है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, कि कोई भी व्यक्ति जो लेजिस्लेटिव नहीं है, लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं है, उसको भी मैक्सिमम 6 मंथ तक के लिए एग्जीक्यूटिव बनाया जा सकता है। लेकिन इस 6 मंथ के बाद वो एग्जीक्यूटिव नहीं रहेगा। किस शर्त पर, अगर वो इस लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं बनता है। अगर वो लेजिस्लेचर का हिस्सा बन जाता है तब तो वो एग्जीक्यूटिव बना रहेगा, और अगर वो इसका हिस्सा नहीं बनता है तो वो एग्जीक्यूटिव नहीं रहेगा। तो यानी कि किसी भी व्यक्ति को सरकार कौन, प्रधानमंत्री जो होता है, प्रधानमंत्री मेजोरिटी पार्टी का लीडर जब वो लिख करके देता है कि हाँ मैं बहुमत साबित करता हूँ, तभी उसकी सरकार बनती है। सरकार कैसे बनती है, सबसे पहले प्रधानमंत्री हाउस ऑफ द लीडर चुना जाता है कि ठीक है आप आए हैं, आप मेजोरिटी पार्टी के लीडर हो, अब आप बताइए कि किस किस को चुना जाए। तो चुनता कौन है, राष्ट्रपति, लेकिन बताता कौन है, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री बताएगा राष्ट्रपति को कि इसको फलाना मंत्री बनाना है, इसको फलाना मंत्री बनाना है, इसको उस कैबिनेट में डालना है, इसको स्वतंत्र प्रभार देना है, ये करना है वो करना है। तो यानी कि फाइनल जो चुनता है वो चुनता है प्रेसिडेंट, लेकिन किसकी गाइडेंस से, प्रधानमंत्री की सलाह से। तो प्रधानमंत्री अगर चाहे किसी को, कि उस प्रधानमंत्री ने बोल दिया, जैसे अरुण जेटली इलेक्शन हार गए थे, अगर 2014 की बात करें तो अरुण जेटली इलेक्शन हार गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया कि इनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दीजिए। फाइनेंस मिनिस्टर उनको बनाया, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, लेकिन वो एमपी तो थे नहीं। फिर उनको क्या कराया कि राज्यसभा की सीट से इलेक्शन लड़वाया और वहाँ से वो जीत गए, और जीतने के बाद वो 6 महीने से कम समय के अंदर अंदर लेजिस्लेचर का हिस्सा बन गए, यानी कि वो राज्यसभा के मेंबर बन गए। अगर वो राज्यसभा के मेंबर बन गए तब वो अपने एग्जीक्यूटिव के पद पर बने रहने के काबिल हो गए। तो ये थे पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम के कुछ टाइप्स। तो अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम और यूनियन गवर्नमेंट सिस्टम। तो उनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। चलिए अब देखते हैं। देखिए अभी तक हमने देखा पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बीच का डिफरेंस। अब देखते हैं फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट मतलब गणतंत्र, फेडरल मतलब गणतंत्र, यूनिटरी मतलब एकीकृत, जिसे हम राजशाही भी बोल देते हैं, या फिर एक ही गवर्नमेंट का जहाँ पर शासन होता है। तो देखिए फेडरल जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड्स होते हैं, लैटिन टर्म्स हैं सारी। तो ये जो वर्ड हैं हमारे लैटिन वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले फेडरलिज्म होता क्या है, गणतंत्र। गणतंत्र मतलब जो लोगों को, गण को मिला करके बनाया जाए तंत्र, उसको बोला जाता है गणतंत्र। तो गणतंत्र किस तरह के होते हैं, गणतंत्र 2 तरह से डिज़ाइन होते हैं, ध्यान से समझिएगा। 2 तरह से डिज़ाइन होते हैं। एक होता है बाय इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग मतलब लोगों को एक साथ जोड़ने से। और सेकंड होता है डिसइंटीग्रेशन,
डिसइंटीग्रेशन। अब डिसइंटीग्रेशन मतलब तोड़ने से। तो देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। जैसे कि अमेरिका दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र है। अमेरिका इज द ओल्डेस्ट फेडरल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। कब बना? 1787 के अंदर। अब अमेरिका के अंदर क्या है? अमेरिका के अंदर ये हुआ है, अमेरिका जो है वो फर्स्ट टाइप का फेडरलिज्म है। फर्स्ट टाइप का फेडरलिज्म कैसे हुआ कि अमेरिका के अंदर छोटी छोटी कमज़ोर स्टेट्स जो थी, जो छोटे छोटे कमज़ोर राज्य थे, वो एक साथ आए और उन लोगों ने बोला कि चलो सब एक साथ इकट्ठे होते हैं और एक सेंटर बनाते हैं जो काफ़ी स्ट्रोंग हो, ताकि हम पर कोई अटैक ना कर सके, क्योंकि छोटे छोटे होंगे, सिंगल सिंगल तो कमज़ोर रहेंगे। तो जितने राज्य हैं वहाँ के उन्होंने क्या किया, एक समूह बनाया सबने मिल करके, और उस समूह का नाम दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसीलिए वहाँ का नाम अमेरिका नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वो कैसे बना है? राज्यों ने इंटीग्रेट करके, मतलब एक दूसरे को जोड़ करके क्या बनाया है? फेडरल सिस्टम बनाया है, गणतंत्र का निर्माण किया है। सेकंड टाइप क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन टाइप। डिसइंटीग्रेशन टाइप मतलब एक बड़ा सा यूनियन है, एक बड़ा सा पोर्शन है, और उसके अंदर उस बड़े पोर्शन का जो मालिक है उसने जब चाहा, जिसको चाहा, जहाँ से चाहा तोड़ दिया कि अब तू ऐसे शासन कर, तू ऐसे शासन कर, तू ऐसे शासन कर। तो इस चीज़ का एग्जाम्पल है कनाडा। तो अब बात कर लेते हैं कि इंडिया किस टाइप का सिस्टम है। तो इंडिया भी कैनेडियन मॉडल है। इंडिया के अंदर क्या है कि हिंदुस्तान जो है वो सारा का सारा कंबाइंड है। भारत सरकार जब चाहे, जिस राज्य को चाहे तोड़ा फोड़ी करके छोटा कर सकती है, बड़ा कर सकती है। जैसे जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद क्या किया? यूनियन टेरिटरी बना के छोड़ दिया। ठीक है। तो जब चाहे भारत सरकार यहाँ पर अपनी मर्जी से तोड़ा फोड़ी कर सकती है। तो ये किस टाइप का फेडरलिज्म है? हिंदुस्तान क्या एक फेडरलिज्म है? हाँ बिल्कुल फेडरलिज्म है। लेकिन किस टाइप का फेडरलिज्म है? डिसइंटीग्रेशन टाइप का फेडरलिज्म है। लेकिन डिफरेंस क्या हुआ? फेडरलिज्म कैसे है? हम बोलते हैं कि हम फेडरलिज्म हैं, हम गणतंत्र हैं। संविधान में तो कहीं फेडरल वर्ड लिखा हुआ नहीं है, कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन नहीं है कि हम लोग गणतंत्र हैं। तो फिर हमें कैसे पता चलता है कि हम लोग गणतंत्र हैं? और अगर हम गणतंत्र हैं तो ऐसी क्या खूबियां हैं कि हम लोग गणतंत्र में काउंट किए जाते हैं? तो देखिए फेडरल गवर्नमेंट की खूबियां गिनाते हैं पहले। फेडरल गवर्नमेंट की खूबियां ये हुई कि डुअल गवर्नमेंट होती है। तो यहाँ पर भी दो सरकारें होती हैं। स्टेट को भाई स्टेट की सरकार गवर्न करती है, सेंटर को सेंटर की गवर्नमेंट गवर्न करती है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। डिवीज़न ऑफ पावर्स हैं, हाँ डिवीज़न ऑफ पावर्स हैं, अलग अलग पावर्स बटी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम है, हाँ संविधान ही सर्वोपरि है। संविधान के अंदर जो चीज़ लिख दिया उससे बाहर नहीं जा सकते। ठीक है। संविधान का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ बिल्कुल रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप बेसिक स्ट्रक्चर को तो चेंज कर ही नहीं सकते, तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हुआ? रिजिड हुआ। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हाँ बिल्कुल जुडिशरी जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर किसी का भी दबाव नहीं है। तो ये जो फीचर्स हैं ये हमें क्या बनाते हैं? फेडरल गवर्नमेंट बनाते हैं। लेकिन संविधान के अंदर कोई भी फेडरल नाम का शब्द क्यों नहीं लिखा गया? क्यों नहीं लिखा गया उसके पीछे का रीज़न जानिए। वहाँ पर मेंशन्ड है यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज डिफाइंड एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ मेंशन की गई है उसका नाम दिया गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि स्टेट्स को कोई भी राइट नहीं है अपने यूनियन से सिसीड करने का, यानी कि यूनियन से बाहर स्टेट नहीं निकल सकते चाह कर भी। जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका के अंदर क्या है कि सभी स्टेट्स ने बोला है कि आओ चलो मिल करके अमेरिका को बनाते हैं। वो अमेरिका को बोलते हैं कि तुम चुपचाप रहो, तुम्हें हमने बनाया है। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है? इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट बोलती है, यानी कि इंडिया बोलता है स्टेट्स को कि चुपचाप बैठे रहो, मैंने तुम्हें बनाया है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो इंडिया के अंदर यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी कि स्टेट्स को जो है वो इंडिया ने फॉर्म किया है, ना कि स्टेट्स ने मिल करके इंडिया को फॉर्म किया है। तो यहाँ पर देखिए बेसिक डिफरेंस जो है वो क्या है कि स्टेट्स जो हैं वो कभी भी बाहर नहीं जा सकते। किससे बाहर नहीं जा सकते? फेडरेशन से। फेडरेशन कौन है? पूरा इंडिया जो है वो क्या है? एक फेडरेशन है। तो फेडरेशन को कभी भी सिसीड नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी बात जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर स्टेट्स का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है आपस में।
स्टेट्स ने कोई आपस में एग्रीमेंट नहीं किया है कि हम मिल करके यूनियन बना रहे हैं। तो देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स टू फॉर्म अ यूनियन एज इन अमेरिका। तो जैसा अमेरिका के अंदर है तो वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इंडिया का जो सिस्टम है, इंडिया का अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंडिया का फेडरलिज्म किस टाइप का है, तो ये एक कैनेडियन मॉडल है। इसका आंसर होता है कैनेडियन मॉडल। इंडिया का फेडरलिज्म एक कैनेडियन मॉडल है। तो अब ये आप लोगों को उम्मीद है फेडरल गवर्नमेंट के फीचर समझ आए होंगे, हम लोग क्यों फेडरल है ये भी समझ आया होगा। तो अब लोग बात कर लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट की, कि यूनिटरी गवर्नमेंट फिर क्या होती है। यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, सिंगल गवर्नमेंट होती है। सिंगल गवर्नमेंट का मतलब, सिंगल गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ कि सेंटर जो है वो ही स्ट्रोंग है, सेंटर जो है वो ही स्ट्रोंग है। यहाँ पर क्या हो सकता है, डिवीजन ऑफ पावर्स नहीं है। डिवीजन ऑफ पावर्स नहीं है, वो कैसे नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी अथॉरिटी है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे ब्रिटेन है। ब्रिटेन के अंदर क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सोल सब कुछ है, वही सर्वोपरि है, वही सब कुछ करती है। पार्लियामेंट के हाथ में सब कुछ है। पार्लियामेंट मतलब ब्रिटेन के अंदर चाहे तो भगवान को बना भी सकती है, भगवान को मार भी सकती है, उसको इतनी पावर है, ठीक है। तो सिंगल गवर्नमेंट है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, नो डिवीजन ऑफ पावर्स है। नो डिवीजन ऑफ पावर्स का मतलब ये नहीं होता कि नीचे कोई अथॉरिटी ही नहीं है, अथॉरिटी नीचे है, लेकिन मैक्सिमम पावर्स जो हैं वो किसके पास हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है। कॉन्स्टिट्यूशन में और मे नॉट बी सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो भी सकता है और नहीं भी सुप्रीम हो सकता है। अब इसके एग्जांपल क्या हुए कि आपने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब जैसे अगर मैं बात करूं जापान की, तो जापान के अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के अंदर क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट जब चाहे तोड़ मरोड़ के रख देती है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या रिजिड है या नॉन रिजिड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी हो सकता है और नॉन रिजिड भी हो सकता है। रिजिड की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस का है, तो फ्रांस के अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है। फ्रांस के अंदर मतलब संविधान के अंदर आप बदलाव नहीं कर सकते। रिजिड से मतलब ये हुआ कि संविधान के अंदर आप ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते। और नॉन रिजिड आप सभी को पता है कहाँ का, यूके का, ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब चाहे जहाँ उनका मन किया उसको उठा पटक करके रख देते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है फेडरल के अंदर, यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब जुडिशरी इंडिपेंडेंट होना ना होना यानी कि सरकार की इन्फ्लुएंस रहती है जुडिशरी के अंदर, ठीक। तो ये आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। एक और फीचर आता है, वो ये होता है कि यहाँ पर बाई कैमरलिज्म होता है। बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म का मतलब, बाई कैमरलिज्म का मतलब क्या हुआ, बाई कैमरलिज्म का मतलब ये हुआ कि जो हमारी जो पार्टीशन है वो दो दो हिस्सों में होता है। दो दो हिस्सों में कैसे रहता है कि राज्यों के लिए जैसे हमारे पास है राज्यसभा और लोकसभा, ऐसे तो बाई कैमरलिज्म यहाँ पर होता है। और यहाँ पर यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर लेजिस्लेचर बाई कैमरल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बाई कैमरल कहाँ पर है, ब्रिटेन की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर तो बाई कैमरल है। अगर मैं बात करता हूँ चाइना की, तो वहाँ पर कैसा है, ये वहाँ पर सिंगल है, बाई कैमरल नहीं है, सिंगल है। चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का ही राज चलता है और वही वहाँ पर सुप्रीम है। तो ये तो थे हमारे फेडरल गवर्नमेंट यूनिटरी गवर्नमेंट के बीच का डिफरेंस, फीचर्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे शासन चलता है। तो मैंने आपको शुरुआत में जब पॉलिटी पढ़ानी शुरू की थी तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान है कैसा, किस प्रकार से संविधान लिखा किस प्रकार से गया है, हिंदुस्तान के अंदर सरकार कैसे चलती है। तो उम्मीद है आपको अब ये बात समझ आने लगी होगी कि हिंदुस्तान के अंदर किस टाइप से हम लोग गणतंत्र हैं, गणतंत्र कहाँ पर मेंशन किया हुआ है, अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तो ऐसी क्या खूबियाँ हैं कि हमें पता चलता है कि हम एक गणतंत्र शासन कर रहे हैं, हम एक गणतंत्र देश हैं। तो ये हमें यहाँ से पता चलता है, ये होती हैं वो प्रॉपर्टीज़। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसको फ्यूज़न ऑफ पावर्स या डिवीज़न ऑफ पावर्स करके पूछ लिया जाता है। अब हम बात ये भी कर रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स भी यहाँ पर एक पार्ट होता है, लेकिन उस चीज़ को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि फेडरल गवर्नमेंट के जो फीचर्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, डिवीज़न ऑफ पावर्स होता है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, डिवीज़न ऑफ पावर्स है।
ठीक है। तो अब मैं आपको कराने वाला हूँ आगे इमरजेंसी के प्रोविज़न की इमरजेंसी कब कब लागू होती है, इमरजेंसी के लिए क्या क्या प्रोविज़न है, कितने तरह की इमरजेंसी हैं। तो ठीक है, उसको देखते हैं। अभी डिस्कस करते हैं इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविजंस। तो देखिए, इमरजेंसी जो है हिंदुस्तान के अंदर, इमरजेंसी आपको पता ही होगा, इमरजेंसी का प्रोविज़न लिया कहाँ से गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। लेकिन जो सस्पेंड होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, वो प्रोविज़न हमने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ के? जर्मनी के। तो बेसिक से डिफरेंस, जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम पॉलिटी पढ़ानी शुरू की थी तब भी मैंने आपको बताया था कि सोर्सेज क्या क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इमरजेंसी के प्रोविज़न जो हैं वो किस पार्ट के अंदर पड़ते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। पार्ट नंबर 18 के अंदर। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक इसको डिस्कस किया गया है, आर्टिकल नंबर 352 टू आर्टिकल नंबर 360 तक। कितने टाइप की इमरजेंसी हमारी होती हैं? सो इमरजेंसी इज़ बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह की मेरे पास इमरजेंसी होती है। तो तीनों तरह की इमरजेंसी कौन कौन सी होती है, पहले उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आती है जो लगती है इमरजेंसी ड्यू टू एक्सटर्नल वॉर और इंटरनल एग्रेशन। यानी कि या तो हिंदुस्तान के ऊपर कोई बाहर का देश युद्ध छेड़ दे, एक्सटर्नल वॉर हो जाए, या फिर इंटरनल एग्रेशन हो जाए, इंटरनल डिस्टरबेंस हो जाए, यानी कि गृह युद्ध छिड़ जाए। तो तब जो इमरजेंसी लगाई जाती है वो लगाई जाती है आर्टिकल नंबर 352 से। सेकंड टाइप की जो इमरजेंसी होती है उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। कुछ लोग इसको स्टेट इमरजेंसी भी बोल देते हैं। ये स्टेट इमरजेंसी नहीं होती, इसका नाम होता है प्रेसिडेंट रूल। ये लगती है आर्टिकल 356 से। और एक और आर्टिकल होता है जो इस चैप्टर के अंदर नहीं आता है, जब मैं प्रेसिडेंट रूल बताऊंगा तो बताऊंगा आर्टिकल नंबर 365, जिसके तहत भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। नेक्स्ट टाइप जो होता है, थर्ड टाइप की इमरजेंसी, वो होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार। तो 3 तरह की मेरे पास इमरजेंसी होती है। इमरजेंसी ड्यू टू एक्सटर्नल वार और इंटरनल डिस्टरबेंस, ये लगती है आर्टिकल नंबर 352 से। नेक्स्ट होती है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल लगता है आर्टिकल नंबर 356 से। नेक्स्ट होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो लगती है आर्टिकल नंबर 360 से। तो इन तीनों इमरजेंसी को हम डिस्कस करने वाले हैं, किस किस इमरजेंसी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्या क्या मेंशन किया गया है। तो उसको देखते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत जो दी गई है मेरी, एक्सटर्नल वॉर और इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण जो इमरजेंसी लगती है वो क्या कहती है। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा इसको। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352, इमरजेंसी ड्यू टू एक्सटर्नल वॉर और इंटरनल डिस्टरबेंस। तो जैसा संविधान के अंदर लिखा गया है, मैं हूबहू आपको वैसे ही पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। वहाँ पर मेंशन किया गया है कि अंडर आर्टिकल 352 द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी
व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, देखिए की वर्ड्स को हम नोट करते हैं। उसने बोला है व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, when the security of India or a part of it is threatened, or a part of it, या तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान या इसका कोई भी हिस्सा, is threatened by war or external aggression, किससे? by war or external aggression, और armed rebellion, armed rebellion का मतलब गृह युद्ध, armed rebellion. It may be noted that the president can declare a national emergency even before the actual occurrence of a war or external aggression or armed rebellion if he is satisfied that there is an imminent danger. तो देखिए इन बातों का मतलब क्या है। उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि अगर हिंदुस्तान को या हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से को किसी भी एक्सटर्नल वॉर से या एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है या अभी वॉर शुरू नहीं हुआ है लेकिन इस बात की उम्मीद है कि हो जाएगा शुरू, तब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? इमरजेंसी को इम्पोज कर सकता है एज पर आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट क्या करेगा? इमरजेंसी को इम्पोज कर देगा। तो देखिए इसके अंदर ना काफ़ी सारा झोलबाजी हुई थी। क्या हुई थी? ये एक्सटर्नल वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन तक तो ठीक है कि पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ दिया या चाइना ने युद्ध छेड़ दिया तब आपको इमरजेंसी लगानी है, ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ आती है। लेकिन ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड है, इंटरनल, इससे पहले क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस जो था, इंटरनल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस, आर्म्ड रिबिलियन, ये वर्ड आया था शुरुआत में, आर्म्ड रिबिलियन। तो ये जो वर्ड्स हैं इनका काफ़ी सारा वो है क्योंकि इनका मिसयूज़ हुआ था सन 1975 के अंदर। 1975 में जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी तब उन्होंने क्या किया था कि पहले जब संविधान के अंदर मेंशन जो था वो ये था कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर इमरजेंसी को इम्पोज कर देते थे। प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि इमरजेंसी लगा दीजिए, मैं कैबिनेट से अप्रूवल ला करके दे दूंगी, ठीक है। और इधर जो हमारे प्रेसिडेंट साहब थे वो थे फ़खरुद्दीन अली अहमद जी, उन्होंने क्या किया कि उसको इम्पोज कर दिया। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या कि वो जो कैबिनेट का अप्रूवल था वो कभी आया ही नहीं, वो कभी आया ही नहीं, क्योंकि कैबिनेट को तो पता भी नहीं था कि इमरजेंसी लगने वाली है। वो क्या था, वो कुछ अपने पर्पजेज़ थे, उसके कारण इमरजेंसी थोप दी गई। तो उसका क्या हुआ कि इन पावर्स का मिसयूज़ किया गया। तो उस मिसयूज़ को रोकने के लिए देखिए क्या हुआ, इन पावर्स का बहुत ज़्यादा मात्रा में मिसयूज़ किया गया। तो सबसे पहले क्या हुआ कि 38th अमेंडमेंट एक्ट आया, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ये आया था 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 1975। 38 नंबर का 38वां जो संविधान के अंदर संशोधन हुआ, उसमें क्या बोला? उसने ये बोला, सबसे पहली बात जो बोली गई वो ये बोली गई कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट एक इमरजेंसी पहले से लगी हुई है और अगर वो चाहें तो वो क्या कर सकते हैं? इमरजेंसी का दूसरा प्रोविज़न भी लागू कर सकते हैं, यानी कि एक टाइम पर दूसरा प्रोविज़न भी लागू कर सकते हैं। और दूसरी बात जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 के अंदर हुई थी वो ये हुई थी कि यहाँ पर पहले क्या था कि प्रेसिडेंट मतलब जो इमरजेंसी लग गई उसको जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं खोला गया था, यानी कि जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता था। तो यहाँ पर बोला कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप जो कुछ भी कर रहे हो आप उसको छिपा नहीं सकते, आप उसके ऊपर पर्दा नहीं डाल सकते, ये बोल के कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, तो एवरीथिंग इज़ अंडर जुडिशियल रिव्यू, तो इसका भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो इस सब को भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं कि 1975 के अंदर जो इमरजेंसी लगी थी उसके पीछे का ये जो इमरजेंसी लगी थी वो किस प्रोविज़न के तहत लगी थी? तो वो प्रोविज़न था आर्टिकल नंबर 352। तो आर्टिकल नंबर 352 मुझे ये बोलता है कि अगर कभी भी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया या इसके किसी हिस्से पर किसी भी तरह का एक्सटर्नल वार या एक्सटर्नल एग्रेशन का या इंटरनल डिस्टर्बेंस का अगर कोई भी खतरा आ रहा है तो क्या किया जा सकता है कि यहाँ पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। लेकिन जब इंदिरा गांधी जी ने इनका बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल किया ना, तब ये बात समझ आई कि ये बड़ा ख़तरनाक हथियार है, अगर प्रेसिडेंट इसको चाहे तो पूरी की पूरी पब्लिक को फूंक सकता है।
सॉरी प्राइम मिनिस्टर अगर चाहे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही है प्रेसिडेंट को ऑर्डर देने वाला उस समय पर, तो हो क्या रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की जो पावर्स हैं उनको कम करना पड़ेगा। तो उनको कम करने के लिए क्या किया गया, हम क्या करते हैं, संविधान के अंदर संशोधन करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स किए गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स जो किए गए उसके अंदर क्या हुआ कि ये जो 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, इसके अंदर तो ये था कि प्रेसिडेंट जब चाहे इमरजेंसी को प्रोविज़न को क्या कर सकता है, लागू कर सकता है, ये बात बोली गई थी। 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोल रहा था कि अगर एक इमरजेंसी लगी हुई है पहले से, तो दूसरी इमरजेंसी भी उसके ऊपर प्रेसिडेंट प्रोवोक कर सकता है। फिर उसके बाद 42वां संविधान का संशोधन आया। 42वें संविधान संशोधन 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर तो आपको पता ही है काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस हुई थी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि मैडम इंदिरा गांधी ने अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस किए कि आप इसको जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्होंने क्या किया कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वो लेकर के आए, 44वां संविधान संशोधन, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 1978। इसके तहत उन्होंने क्या किया, इसके तहत उन्होंने सबसे पहले तो ये बात की कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया जा सकता है। दिस इज ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू। ये शायद मैं पहले 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर बोल गया, तो आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट तो मैडम इंदिरा गांधी ही लेकर के आई थी। वो अपने खिलाफ ऐसा कुछ क्यों लेकर के आएंगी, ये लेकर के आए थे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के तहत 1978 के तहत, कि ये ओपन है जुडिशियल रिव्यू के लिए। यानी कि आपने जो कुछ भी किया है आपको उसके खिलाफ कोर्ट में अपनी सफाई देनी होगी। अगर आप कल्प्रिट हो तो आपको, आप दोषी पाए गए तो आपको सजा भी होगी। तो ये सबसे पहले ओपन किया गया किसके लिए, जुडिशियल रिव्यू के लिए। दूसरी बात ये बोली गई इसके तहत कि अगर आपके पास कैबिनेट का अप्रूवल लिखित में नहीं आता है तब तक आप इमरजेंसी को अप्लाई नहीं करोगे। आपको क्या चाहिए, कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए। अगर कैबिनेट की अप्रूवल आ रही है तब तक तो ठीक है, अगर कैबिनेट की अप्रूवल नहीं आती है तो आप इमरजेंसी को लागू नहीं कर सकते। जैसा कि मैडम ने किया था, मैडम इंदिरा गांधी ने 1975 में बोला कि आई एम द कैप्टन ऑफ द शिप, मेरे से बाहर कौन जाएगा, ठीक है आप इमरजेंसी लागू करिए, मैं कल आपको देती हूँ रिटर्न में। वो रिटर्न में कभी आया ही नहीं। तो बोला गया कि जब तक रिटर्न में नहीं आ जाता तब तक आप इमरजेंसी को लागू नहीं कर सकते, राइट। तो अब हम देखते हैं कि ये जो इमरजेंसी हमने बोला कि लागू कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तो इसको लागू करने का प्रोसीजर क्या है, करते कैसे हैं। तो ठीक है देखते हैं, तो लागू कैसे किया जाता है। हमने ये बात तो देख ली कि लागू करने वाला कौन है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही अप्लाई करता है ना, प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन निकालता है कि कल से वही संविधान के फलाने उसके तहत संशोधन, मतलब अनुच्छेद के तहत इमरजेंसी लागू हो गई है। अब इमरजेंसी क्या लागू होती है वो देखिए कैसे लागू होती है। तो इमरजेंसी को लागू करता है प्रेसिडेंट। कैसे लागू करता है, ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। ये जो सारे चेंजेस हुए थे ये हुए थे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद। तो ध्यान से देखिए, प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पर, कैबिनेट की, नॉट प्राइम मिनिस्टर बट ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। लेकिन कैबिनेट की एडवाइस पर उसने लागू तो कर दी, अब वो बेचारा फंस जाएगा ऐसे तो। अब उसको करना क्या होगा, कोई और भी तो प्रोसीजर होगा, कि कोई और भी तो बताएगा। क्या सिर्फ कैबिनेट डिसाइड कर लेगी कि अब देश के अंदर इमरजेंसी लागू हो जाएगी, तो फिर जो पार्लियामेंट के अंदर जो हमने एमपी चुन के भेजे हैं उनका क्या रोल रह जाएगा, कुछ भी नहीं। तो वो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर पार्लियामेंट को, ये जो इन्होंने प्रोक्लेमेशन डाला ना, इन्होंने एडवाइस दी, यहाँ पे इन्होंने बोला, इन्होंने दी एडवाइस, इन्होंने क्या दिया, प्रोक्लेमेशन दिया, इमरजेंसी लागू, इमरजेंसी को प्रोक्लेमेशन दे दिया। फिर उसके बाद होगा क्या कि पार्लियामेंट का रोल आ जाता है। अब रोल आ जाता है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, पार्लियामेंट के अंदर दो होती हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को अलग से और राज्यसभा को अलग से। ये जो इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन आया है उसको इनको अलग अलग क्या करना होगा, पास करना होगा सेपरेटली।
अलग अलग, लोकसभा को अलग पास करना होगा, राज्यसभा को अलग पास करना होगा। अगर ये दोनों पास कर देती हैं तब तो इमरजेंसी लागू हो जाएगी, नहीं तो लागू नहीं होगी। कितने टाइम के अंदर पास करना होगा? विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर अगर इन्होंने इसको पास कर दिया तो ठीक है। अगर 1 महीने के अंदर ये पास नहीं हुआ तो इमरजेंसी खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसा केस हो जाता है, देखिए पहले क्या था, पहले ये जो अवधि थी हमारी ये थी 2 महीने की, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के अंदर बोला गया कि 2 महीने में तो काफ़ी सारा नुकसान हो जाएगा, इसको घटा करके 1 महीना कर दीजिए, ठीक है। तो इसको किया गया 1 मंथ, तो यानी कि विद इन 30 डेज इसको पास कराना होता है। अगर ये पास नहीं होता है, अगर ये पास नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा हो जाता है कि लोकसभा सत्र में ना हो, लोकसभा का सत्र ख़त्म हुआ है और इमरजेंसी आ गई, तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे कि जब तक लोकसभा सेशन में नहीं आ जाती, बात को नोट कर लीजिएगा अच्छे से, जब तक लोकसभा सेशन में नहीं आ जाती, जैसे ही जिस दिन लोकसभा का सेशन लगेगा तो लोकसभा का सेशन लगने के 30 दिन के अंदर अंदर, 30 दिनों के अंदर अंदर लोकसभा के अंदर इसको पास करना होगा। अगर लोकसभा के अंदर इसको पास कर देते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इमरजेंसी लग गई। कितने टाइम के लिए लगेगी? 6 मंथ के लिए लगेगी। और ऐसे करते करते लोकसभा राज्यसभा इसको हर 6 महीने में ऐसे ही पास करते रहेंगे और इसको इनफाइनाइट पीरियड तक बढ़ाया जा सकता है, अनगिनत समय तक इसको लागू रखा जा सकता है, ठीक है। 6 महीने तक एक बार में अगर लागू हो जाती है तो 6 महीने तक लागू रहेगी। कितने टाइम पीरियड के अंदर स्टार्टिंग में पास करना होगा? 1 महीने के अंदर। अगर लोकसभा सत्र में नहीं है तो 30 दिनों के अंदर, जैसे ही लोकसभा का सत्र बैठता है तो वैसे ही क्या होगा कि 30 दिनों के अंदर अंदर लोकसभा के अंदर इस रेजोल्यूशन को पास करना होगा। लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन है कि इन बिटवीन ये जो मेरा परमानेंट हाउस है राज्यसभा, ये इसको ज़रूर पास कर दे। अगर राज्यसभा ने पास नहीं किया तो लागू नहीं होगी। अगर राज्यसभा इन बिटवीन पास कर देता है तो जब तक लोकसभा सेशन में नहीं आती है तब तक राज्यसभा का इकलौता पास किया हुआ ही चलता रहेगा, ठीक है। ये बात समझ आई। अब हमने बात किया कि लोकसभा राज्यसभा अलग अलग से इसको पास करेंगे, तो पास करने के लिए क्या होता है? मेजोरिटी होती है। हमने मेजोरिटी 3 तरह की पढ़ी है, तो किस मेजोरिटी से पास करना होगा? मेजोरिटी रहेगी स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी मतलब कैसी? कि जितने टोटल हाउस के अंदर बंदे बैठे हैं उनका 50% से ज़्यादा उसकी हाउस की मेजोरिटी, यानी कि अगर मेरे पास 500 बंदों का हाउस है तो 251 तो कम से कम होने ही चाहिए। और उस दिन 500 में से 400 अगर मौजूद थे तो इसके 2/3 से वो पास होना चाहिए। 2/3 से अगर इससे ज़्यादा हो और 2/3 की जो वैल्यू है वो इससे ज़्यादा आ रही है तो मतलब स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया है। तो स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, 6 महीने के लिए इमरजेंसी लागू हो चुकी है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बात भी बताई कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के एक्ट के तहत इसके अंदर मेजर चेंजेस किए गए थे, क्या क्या चेंजेस किए गए थे, एट प्रेजेंट क्या रूल हैं, कैसे कैसे इसको लागू किया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि लागू तो हमने कर लिया, अगर मुझे इमरजेंसी को वापस लेना हो, एक तरीका तो ये है कि रिजोल्यूशन पास ही ना हो। अगर पास नहीं होगा तो लागू ही नहीं होगी, अगर लागू होगी तो वापस कैसे लेंगे वो भी देख लेते हैं। अगर एक बार इमरजेंसी लागू हो जाती है तो लागू लेने का वापस लेने के लिए क्या करना होगा? प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे? प्रेसिडेंट साहब डायरेक्टली इसको प्रोवोक कर लेंगे। इसके लिए इनको ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली क्या करेंगे? एक बोलेंगे कि इमरजेंसी ख़त्म, तो इमरजेंसी ख़त्म। अगर पार्लियामेंट कोई रिजोल्यूशन इनको पास करके देती है कि अब हम चाहते हैं कि इमरजेंसी ख़त्म हो जाए, तो इमरजेंसी ख़त्म करने के लिए ये एक रिजोल्यूशन जारी कर देंगे कि ठीक है इमरजेंसी ख़त्म। और ये जो रिजोल्यूशन होता है यहाँ जो पास होगा वो होगा सिंपल मेजोरिटी से। तो यानी कि लागू करने के लिए तो बहुत डिफ़िकल्टी है, लेकिन हटाने के लिए बिल्कुल सिंपल है, सिंपल मेजोरिटी से पास किया और ख़त्म।
काम खत्म। अब एक और तरीका है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये चीज़ डाली गई कि अगर लोकसभा के अंदर 1/10 मेंबर लिख करके स्पीकर को देते हैं, स्पीकर कौन सा, लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर को 1/10 मेंबर लोकसभा के अंदर जितने बैठे हैं वो नोटिस देते हैं स्पीकर को कि स्पीकर महोदय एक सेशन बुलाया जाए, स्पेशल सीटिंग बुलाई जाए, और उस स्पेशल सीटिंग को स्पीकर को 14 दिन के अंदर अंदर बुलाना होगा। 14 दिनों के अंदर अंदर वो क्या होगी, स्पेशल सीटिंग बैठेगी। और स्पेशल सीटिंग क्या करेगी, स्पेशल सीटिंग बैठ करके इस चीज़ पर विचार करेगी कि क्या इमरजेंसी लागू रहनी चाहिए या नहीं। तो ये किस चीज़ के लिए है, ख़त्म करने के लिए। तो अगर ये ऐसे बोलते हैं कि अब इस पर विचार किया जाए, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये स्पेशल सीटिंग बैठ करके पास कर देती है कि हाँ जी अब हमें क्या नहीं चाहिए, इमरजेंसी नहीं चाहिए। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट साहब के पास आएगा सीधा कि इमरजेंसी को वापस ले लीजिए, प्रोवोक कर लीजिए। तो ये तो था आर्टिकल नंबर 352 के तहत जो इमरजेंसी लगती है, इमरजेंसी क्या होती है, कैसे उसको लगाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके इफ़ेक्ट की। उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा कि कैसे ये लगाई जाती है, कैसे इसको वापस लिया जाता है। अब ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि ये सिंपल मेजॉरिटी से पास करना होता है, इसके लिए कोई ज़्यादा लफड़ेबाजी नहीं होती कि सिंपली बस पास करो और छुट्टी, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर पार्लियामेंट जो है जब वापस लेना है तो पार्लियामेंट का कोई भी हाउस, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी एक अगर लिख करके प्रेसिडेंट को दे देता है पास करके कि अब इमरजेंसी हटा लीजिए, तो इमरजेंसी हट जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसको लागू रहने के लिए दोनों सदनों का स्पेशल मेजॉरिटी से टिके रहना ज़रूरी है। अगर दोनों सदन स्पेशल मेजॉरिटी से टिके हुए नहीं हैं तो इमरजेंसी लागू नहीं होगी, यही हमने अभी देखा है, ठीक है। तो यानी कि अगर इनमें से कोई भी एक लिख करके स्पेशल मेजॉरिटी से पास करके दे देता है तो इमरजेंसी ख़त्म हो जाती है। तो अभी हम देखते हैं कि इमरजेंसी जो लगती है उसके इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं। तो इफ़ेक्ट ये पड़ेंगे कि जहाँ पर भी इमरजेंसी लागू होगी, तो इमरजेंसी लागू होते ही क्या हो जाता है, इमरजेंसी लागू होते ही सबसे पहले क्या होगा, एग्जीक्यूटिव जो हो जाएंगे अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो सेंटर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, हमने क्या डिस्कस किया था, स्टेट गवर्नमेंट होती है नीचे जो काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो ऊपर काम करती है। ये सेपरेट सेपरेट काम करते रहते हैं, ये इसको दिशा निर्देश देता रहता है कि अब ऐसे काम करना है, अब वैसे काम करना है। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो ये क्या हो जाती है, ख़त्म। ख़त्म मतलब ये नहीं है कि सरकार भंग हो गई, नहीं, ना तो मंत्रिमंडल कुछ कर सकता है, उसके पास कोई शक्ति नहीं रही। इनकी सारी पावर्स किसके पास चली गई, इसके पास। अब ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया, यूनिटरी स्ट्रक्चर। अब आप लोगों को वो बात समझ आई होगी जब मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि हिंदुस्तान का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वैसे फेडरल है लेकिन इमरजेंसी की सिचुएशन में कैसा फॉर्म बन जाती है, यूनिटरी स्ट्रक्चर। सारी पावर किसके पास चली गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो एग्जीक्यूटिव पावर भी, लेजिस्लेटिव पावर भी, ये सब कहाँ चली जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं, ठीक है। तो ये जो सारा होता है ये होता है आर्टिकल नंबर 352 के तहत। और तीसरी पावर जो इनके पास आ जाती है वो आ जाती है फाइनेंशियल पावर, यानी कि राज्य की जो भी मतलब फंड वगैरह हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या कुछ करना है, वो सब भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल कम्प्लीटली डिसबैंड रहती है कि काम काज पर नहीं है, छुट्टी पर चल रही है बस, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है 353, 354, 355, ये आप लोग पढ़ सकते हो। इसके अंदर यही अलग अलग प्रोविज़न है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही वो इतने इम्पोर्टेंट हैं। अब इम्पोर्टेंट जो है मैं आपको वो चीज़ करा रहा हूँ क्योंकि बाकी को तो आप जस्ट मोटा मोटा पढ़ भी सकते हो। तो यहाँ पर आ जाता है आर्टिकल नंबर 358 और एक है आर्टिकल नंबर 359। अब बीच के आर्टिकल क्यों छोड़ दिए, इनको क्यों कराया जा रहा है,
क्योंकि ये इसी आर्टिकल 352 से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको करा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा कि आर्टिकल नंबर 358 और आर्टिकल नंबर 359 कोई बताता नहीं है। जो मैं बताऊंगा इस चीज़ को अगर नोट करना चाहो अच्छे से सेपरेटली ज़रूर नोट कर लेना स्टार डाल के, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, यही सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। तो देखिए आर्टिकल नंबर 358 और आर्टिकल नंबर 359। तो आर्टिकल नंबर 358 और 359 दो अलग अलग आर्टिकल हैं। मैं इनको डिफरेंस के हिसाब से आपको बताना चाहूँगा। आर्टिकल नंबर 358 जो डील करता है, ये किससे डील करता है? अब आप लोगों ने सुना होगा कि ड्यूरिंग इमरजेंसी हमारे फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, मौलिक अधिकार, वो सस्पेंड हो जाते हैं। मतलब सस्पेंड होने का मतलब है कि अब वो लागू नहीं रहते, अब हमारे पास वो अधिकार नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फुल पावर है, तो वो अधिकार हमारे छीन लेती है। तो आर्टिकल नंबर 358 जो करता है, ये क्या करता है? सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 के अंदर जितने हमारे फंडामेंटल राइट हैं, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर हमारे कौन से फंडामेंटल राइट हैं? राइट टू फ्रीडम वाले। तो उन आर्टिकल्स को जो है, उन फंडामेंटल राइट्स को क्या कर देता है? आर्टिकल नंबर 358 ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ इमरजेंसी ख़त्म कर देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात है इसके अंदर, वो क्या है कि ये जो सस्पेंशन होगा ये सिर्फ और सिर्फ होगा एक्सटर्नल वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण, एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण अगर मेरी इमरजेंसी लगी है तभी मेरा ये सस्पेंशन होगा। अगर इमरजेंसी मेरी इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से लगी है तब ये सस्पेंशन नहीं होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, तब ये सस्पेंशन नहीं होगा। फिर आर्टिकल नंबर 359 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 359 बोलता है सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स, all fundamental rights other than आर्टिकल नंबर 20 और 21। आर्टिकल नंबर 20 और 21 ये जो मॉडिफिकेशन किया गया था, ये मॉडिफिकेशन किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। उससे पहले क्या था कि ये भी सस्पेंड हो जाते थे। तो उसमें क्या था कि इमरजेंसी में क्या किया गया था कि जो जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे ना, उनको टेररिस्ट बता करके जेल में ठूस दिया गया था। तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये क्या देते हैं आपको? राइट्स अगेंस्ट कन्विक्शन एंड ऑफेंसेस एंड राइट टू लिविंग विद लिबर्टी एंड डिग्निटी। तो ये जो आर्टिकल्स हैं इनको आपसे कभी भी नहीं छीना जा सकता। आर्टिकल नंबर 359 ये बात बोलता है कि इन दो आर्टिकल्स को छोड़ करके और इस 19 को इसने सस्पेंड कर दिया, तो बाकी सभी आर्टिकल्स को 359 सस्पेंड कर देता है। फंडामेंटल राइट्स को, जितने बाकी के फंडामेंटल राइट बचे हैं उनको सस्पेंड कर देता है। तो फिर अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ? यही लाइन यहाँ पर लिख देते तो क्या घस जाता? तो इसमें क्या बिगड़ गया था? ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर ये वाले जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिक सस्पेंड होते हैं। ऑटोमेटिक सस्पेंड कैसे? इमरजेंसी का प्रोविज़न आया और आर्टिकल 19 गया, लेकिन वो इमरजेंसी कैसी होनी चाहिए? एक्सटर्नल वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण अगर लगी तो आर्टिकल 19 के तहत जितने मेरे फंडामेंटल राइट हैं वो खुद ब खुद सस्पेंड हो जाते हैं। उनके लिए कोई सेपरेट नोटिफिकेशन जारी नहीं करनी है। ये जो है इनके लिए क्या है? आर्टिकल 359 किसको पावर देता है? पावर देता है प्रेसिडेंट को टू सस्पेंड देम। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? एक क्या प्रोक्लेमेशन जारी करेगा, प्रोक्लेमेशन इशू करेगा कि फलाना फलाना फंडामेंटल राइट सस्पेंड है। और अगर प्रेसिडेंट चाहे तो यहाँ पर ड्यूरेशन लिख सकता है कि इतने मंथ के लिए सस्पेंड है। ठीक है, तो यानी कि ये बचता है प्रेसिडेंट की अपनी इच्छा के ऊपर। अगर प्रेसिडेंट इमरजेंसी के साथ साथ
ये बात रिटर्न में दे देता है कि ये आर्टिकल भी सस्पेंड है, ये आर्टिकल भी सस्पेंड है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल से मतलब यहाँ पर जितने फंडामेंटल राइट के अंडर आर्टिकल आते हैं, अगर प्रेसिडेंट लिख देता है कि ये वाला फंडामेंटल राइट सस्पेंड, ये भी सस्पेंड, ये भी सस्पेंड, तो वो सस्पेंड होते चले जाएंगे। अगर वो नहीं लिखता है तो वो लागू रहेंगे। लेकिन आर्टिकल नंबर 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जा रहा है। तो ये था इसके बीच का बेसिक सा डिफरेंस, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है अच्छे से। आर्टिकल नंबर 358 और 359 का ये टॉपर मटेरियल है भाई, कोई बताएगा नहीं। और कब कब ये प्रोविज़न हुए, ये जो वर्ड ऐड हुआ ये कब हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो उम्मीद है आपको ये सब बातें समझ आई होंगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्टिकल नंबर 352 के तहत जो इमरजेंसी है वो हमने पढ़ी है, वो अब तक कितनी बार हमारी लागू हुई है, तो आपको पता होना चाहिए 3 बार लागू हुई है अभी तक, 3 बार, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स जो लागू हुई है, तो कौन कौन सी उसमें लागू हुई है ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले लागू हुई है 1962 के अंदर, फिर 1971 के अंदर, फिर 1975 के अंदर। ये जो 2 थी ये एक्सटर्नल वार वाली थी, और ये जो थी ये थी इंटरनल डिस्टरबेंस वाली लगाई गई थी, ठीक है, मैडम इंदिरा गांधी ने जो लगाई थी। फिर उसके बाद जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1978 में, उसके बाद से ये अभी तक नहीं लगी है भगवान की दया से, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब कब लगी है, ऐसे भी पूछ सकता है कि इनमें से किस साल के अंदर इंटरनल इमरजेंसी लगी थी, या इस साल के अंदर एक्सटर्नल वॉर के बेस पे इमरजेंसी लगी थी, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, कितने बार ये लगी हैं, ये कई बार वैसे पूछे भी जा चुके हैं। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट हमारी इमरजेंसी, जिसको बोला जाता है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रेसिडेंट का रूल हो जाता है। ये लगती है आर्टिकल नंबर 356 के तहत। तो संविधान का अनुच्छेद 356 जो बोलता है, 356 क्या बोलता है, उससे पहले आता है आर्टिकल नंबर 355। तो आर्टिकल नंबर 355 जैसा संविधान में मेंशन्ड है, मैं हूबहू आपको वैसे डिक्टेट करके बताता हूँ कि क्या बोलता है, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। तो आर्टिकल नंबर 355 imposes a duty on the center to ensure that government of every state is carried on in accordance with the provision of the constitution। तो यानी कि आर्टिकल नंबर 355 इस तरह से काम करता है, जैसे एक माँ बाप के 2 बच्चे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, वो बड़े बच्चे को बोल देती है कि छोटे का ध्यान रखना कि कहीं ये कोई उल्टा काम ना करे, शरारतें ना करे, ठीक है। तो वही काम है आर्टिकल नंबर 355 में इंडियन गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने कमांड दी है, किसको देखने की, स्टेट गवर्नमेंट को। क्या देखने की, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, कोई शरारतें करता है, तो क्या करना है, 356 में आ जाओ। फिर क्या होगा, इनका इलाज करेंगे प्रेसिडेंट रूल से। तो प्रेसिडेंट रूल क्या बोलता है, प्रेसिडेंट रूल बोलता है कि अगर स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करता है, तो गवर्नर जो होता है, गवर्नर क्या होता है, स्टेट के अंदर सेंटर का भेजा हुआ नुमाइंदा होता है। तो गवर्नर साहब क्या करेंगे, गवर्नर साहब प्रेसिडेंट को भेज देंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो फेल हो चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होने का मतलब है सरकार गिर गई, कोई भी मेजोरिटी में नहीं है। तो वहाँ पर क्या होगा, गवर्नर बोलेगा प्रेसिडेंट को कि अब यहाँ पर तो काम तमाम हो चुका है। तो फिर प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, अपने आर्टिकल नंबर 356 का इस्तेमाल करेंगे और प्रेसिडेंट रूल को लागू कर देंगे। प्रेसिडेंट रूल को लागू करने का मतलब होता है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना। तो राष्ट्रपति शासन जो है वो कोई इमरजेंसी नहीं होती, आपके मौलिक अधिकार आपके पास रहते हैं, तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। ये एक्चुअल में एक टूल इस प्रकार से बनाया गया था ताकि राज्यों के अंदर बेहतर शासन व्यवस्थित किया जा सके। लेकिन गवर्नमेंट्स ने क्या किया,
इसका बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगर उनके हिसाब से कोई सरकार नहीं है, मान लीजिए कांग्रेस की सरकार सेंटर में आई तो उसने बीजेपी शासित क्षेत्रों के अंदर प्रेसिडेंट रूल थोप दिया, और जब बीजेपी की सरकार आई उसने कांग्रेस शासित प्रदेशों के अंदर मतलब वो प्रेसिडेंट रूल ठोक दिए। तो इससे क्या हुआ, ओवरऑल नुकसान किसका हुआ है, स्टेट का हुआ है। तो होता क्या है, ये बनाया तो गया अच्छे के लिए, लेकिन इसको इस्तेमाल कर लिया गया गलत तरीके से। तो अब होता क्या है कि गवर्नर साहब प्रेसिडेंट को बोल देते हैं कि आपको क्या करना है, प्रेसिडेंट रूल लागू कर दीजिए आर्टिकल नंबर 356 के तहत। या ज़रूरी नहीं है कि गवर्नर ये बात लिखित में दें, प्रेसिडेंट खुद अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि स्टेट के अंदर माहौल गड़बड़ा गया है। अब होता क्या है कि मैंने आपको बताया जैसे कि गवर्नमेंट्स इसका मिसयूज़ करने, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है इसका। गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, गवर्नर लिख के नहीं देता, लेकिन सरकार आई, सरकार प्रेसिडेंट को बोलती है कि इस स्टेट में कर दो प्रेसिडेंट रूल, और वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट साहब को क्या करना है, जस्ट एक ऑर्डिनेंस पास करना है। ऑर्डिनेंस पास करते ही क्या हो जाता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। फिर उसके बाद जब पार्लियामेंट बैठती है, हो हल्ला होता है, वो उसको बोलते हैं कि जी हटाइए हटाइए, तब उसको हटाया जाता है। तो वो सब बातें बाद में होती हैं। तो ये होता है आर्टिकल नंबर 356 के तहत। यहाँ पर कि क्या चीज़ डिपेंड करती है कि प्रेसिडेंट साहब की सेटिस्फेक्शन डिपेंड करती है। प्रेसिडेंट साहब को अगर लग रहा है ना कि भाई यहाँ पर काम सही से नहीं हो रहा है, तो वो सिचुएशन देख रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अब प्रेसिडेंट रूल लागू करना होगा, तो वो प्रेसिडेंट रूल को लागू कर देंगे। तो ये हमें बोलता है आर्टिकल नंबर 356। अब मैंने बताया था कि एक होता है आर्टिकल नंबर 365, ये इमरजेंसी प्रोविजन से बाहर की बात है। आर्टिकल नंबर 365 ये बोलता है कि अगर कोई भी स्टेट फेल टू कंप्लाई विद सेंट्रल गवर्नमेंट रूल, अगर कोई स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई नियम, मान लीजिए भारत सरकार ने कोई ऐसा प्रोविज़न लागू किया है या कोई भी किसी भी प्रकार का नियम लेकर के आए हैं और स्टेट उसको कोई भी मानने से मना कर देती है, तो वो क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रेसिडेंट को बोल देंगे और प्रेसिडेंट साहब आर्टिकल नंबर 365 का इस्तेमाल करते हुए स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल को अप्लाई कर देंगे। प्रेसिडेंट रूल के अंदर क्या होगा, आपका कोई फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस सरकार गिर जाएगी, वहाँ दोबारा री इलेक्शन हो जाएगा उस स्टेट के अंदर। अब री इलेक्शन हो रहा है तो आम आदमी का कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन बहुत कुछ बिगड़ रहा है किसका, स्टेट का, क्योंकि स्टेट के अंदर कोई भी विकास का कार्य नहीं हो पाएगा। तो स्टेट का बहुत बड़ा नुकसान होता है। आम आदमी को लगता है कि सरकार गिर गई है तो गिरती बनती रहती हैं, लेकिन होता क्या है कि वो कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक तरक्की में रुकावट बन रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, इनका मिसयूज़ ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा बदनाम हो गई। वैसे इनको बनाया गया था एक अच्छे यूटिलाइजेशन के लिए। ठीक है, अब अगर प्रेसिडेंट रूल कोई लागू होता है तो वो उसकी अवधि कितनी होती है, तो ये लागू होता है फॉर अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम 3 ईयर्स, 3 साल के लिए। 3 साल से ज़्यादा किसी स्टेट के अंदर इसको लागू नहीं किया जा सकता, 3 साल से ज़्यादा। इसका भी एक फ्लॉज है, हुआ है 3 साल से ज़्यादा। कहाँ पर हुआ था, जब पंजाब के अंदर दंगा हुआ था ना, तो पेप्सू था, पेप्सू यूनियन, वहाँ पर हुआ था। क्योंकि वहाँ पर कंडीशन ऐसी थी कि इलेक्शन उस टाइम पे कंडक्ट नहीं कराए जा सकते थे, तब कुछ स्पेशल केसेस के अंदर इसको वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविज़न दे करके इसको एक्सटेंड कर लिया गया था। लेकिन इसकी मैक्सिमम अवधि होती है 3 साल के लिए। 3 साल के अंदर अंदर इलेक्शन दोबारा स्टेट के अंदर आपको कराने ही पड़ेंगे। अब इसके लिए क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल को अगर लागू करना है तो प्रेसिडेंट रूल के लिए क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल के लिए क्या करेंगे, प्रेसिडेंट साहब एक प्रोक्लेमेशन इशू करेंगे, और प्रोक्लेमेशन जो इशू करेंगे उसको क्या करना होगा, पार्लियामेंट को कितने टाइम के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर पास करना होगा। वहाँ पर ये टाइमिंग 1 मंथ था, स्टार्टिंग में तो वहाँ पर भी 2 मंथ्स था, लेकिन बाद में कर दिया गया था इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत कि आपको ये विद इन 1 मंथ आपको करना होगा। यहाँ पर क्या है कि 2 महीने के अंदर अंदर इसको आपको पास करना होगा। अब होता क्या है कि अगेन वही होता है, पार्लियामेंट के अंदर 2 होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा।
अगर लोकसभा सत्ता में नहीं है तो राज्यसभा को इसको पास करना होगा। लोकसभा जैसे ही आ जाती है तो विद इन 30 डेज इसको पास करना होगा। अगर वो पास नहीं करती है तो क्या हो जाएगा, ये अगेन डिनाई हो जाएगा, प्रेसिडेंट रूल को वापस लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक बार इसको अप्लाई कर दिया जाता है, दोनों हाउस इसको पास कर देते हैं, तो ये कितने टाइम के लिए अप्लाई होता है, 6 मंथ के लिए। ये बात भी नोट रखिएगा, 6 महीने के लिए। मैक्सिमम टाइम इसको 3 साल तक ले जाया जा सकता है, नॉट एन इनफाइनाइट पीरियड, मैक्सिमम टाइम फॉर 3 years। तो ये हमने देख लिया कि इसके अंदर होगा क्या क्या। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि हमने डिस्कस किया कि प्रेसिडेंट रूल के जो है उसको 356 और 365 के तहत प्रेसिडेंट प्रोमलगेट कर सकता है। कैसे, पार्लियामेंट्री अप्रूवल पे। पार्लियामेंट्री अप्रूवल का अगेन वही प्रोसीजर है, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को बताएगी कि हाँ जी आप कर दीजिए। प्रेसिडेंट की यहाँ पर सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है। प्रेसिडेंट जिस चीज़ को कर देता है उसके बाद पार्लियामेंट की अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है। अगर पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर देती है, पार्लियामेंट अगर उसको अप्रूव कर देती है तभी वो लागू होगा। कितने टाइम के लिए लागू होगा, 6 मंथ के लिए। मैक्सिमम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 3 साल तक के लिए, 3 साल तक लेकर के जा सकते हैं। अगर लोकसभा सत्ता में उस टाइम पे नहीं है, लोकसभा का सेशन नहीं चल रहा है, तो जैसे ही लोकसभा का सेशन शुरू होगा तो मैक्सिमम 30 दिन तक ये सर्वाइव करेगा। अगर 30 दिन के अंदर अंदर ये पास कर देता है तो ठीक है, अगर पास नहीं करता है तो फिर नहीं। प्रेसिडेंट का रूल मैक्सिमम 2 मंथ के लिए अप्लाई होगा अगर पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं देता है। तो क्या होगा, मैक्सिमम 2 मंथ, 2 मंथ के अंदर अंदर पार्लियामेंट को क्या करना होगा, अप्रूवल देना होगा। अगर पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं देता है, उसको ठंडे बस्ते में रख लेता है, तो 2 महीने तक क्या चलेगा, ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो ये था प्रेसिडेंट रूल। अब प्रेसिडेंट रूल करते क्या है, प्रेसिडेंट रूल के अंडर होता क्या क्या है, वो बात भी हमें जाननी ज़रूरी है। तो देखिए, प्रेसिडेंट रूल के अंदर जो सबसे पहली बात होती है वो ये होती है कि स्टेट का जो शासन है वो सारा किसके हाथ में चला जाता है, प्रेसिडेंट के। अब प्रेसिडेंट अगर चाहें तो स्टेट के अंदर वो अपना मतलब सरकार को डिसोल्व भी कर सकते हैं, या फिर दूसरी पार्टी को बोल सकते हैं कि आप अपना बहुमत साबित कर दीजिए। अगर कोई भी पार्टी एग्री होती है कि मैं बहुमत साबित करता हूँ, तो वहाँ पर क्या होता है, उसी की सरकार बन जाती है। ये सब तो आप मोस्ट कॉमनली देखते ही होंगे, जैसे कि अलग अलग उसमें होता रहता है। अभी रिसेंटली बिहार के अंदर हुआ है कि सरकार टूटी, गठबंधन टूटा। महाराष्ट्र के अंदर हुआ है कि गठबंधन टूटा, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री था, वो गया, शिंदे आया, वो मुख्यमंत्री बन गया। तो बीच में इन बिटवीन होता क्या है कि प्रेसिडेंट का रूल लागू हो जाता है। वो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, गवर्नर को दिशा निर्देश देते हैं कि आप आगे सरकार बनाइए। उस दौरान होता क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो सारी पावर खुद ऑपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ गवर्नर, इंक्लूडिंग स्टेट बजट। अगर कहीं पर प्रेसिडेंट का रूल लागू है और स्टेट का बजट कैसे पास होगा, तो स्टेट का बजट भी प्रेसिडेंट साहब पास करेंगे। ठीक है तो यानी कि सारा कंट्रोल कहाँ पर चला जाता है, प्रेसिडेंट के हाथ में चला जाता है। अब हमारे पास बचती है नेक्स्ट टाइप ऑफ इमरजेंसी, वो होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। किस स्टेट के अंदर कितने बार ये लागू हुआ है, ये सब आप कहीं से भी देख सकते हो, गूगल भी कर सकते हो कि प्रेसिडेंट रूल किस स्टेट के अंदर कितने बार लागू हुआ है, अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, नॉलेज के लिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तब आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर ये कितने बार लागू हुआ है, किस किस साल में लागू हुआ है, उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन था, राष्ट्रपति कौन था, प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, तो अब लास्ट टाइप की हमारे पास इमरजेंसी बचती है, जो होती है हमारी आर्टिकल नंबर 360 के तहत, जिसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है कि अगर फाइनेंस का क्राइसिस आ जाए, मान लीजिए कि ऐसा लगे कि अब सरकार के पास पैसे की कमी हो गई है, अब पैसा नहीं है देश के पास, तो क्या करेगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने पर होगा क्या कि जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं,
जितना भी सरकार का रेवेन्यू आता है उसको बचाया जाएगा, जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी को या तो कम्प्लीटली सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर थोड़ी बहुत तनख्वाह जितनी प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करेंगे उतनी उनको दी जाएगी, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो उनकी भी सैलरी में क्या कर लगा दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा। तो सभी की सैलरी में कट कर दिया जाता है कि अब सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की नौबत आ गई है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत। लगाता कौन है? अगेन प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे? इमरजेंसी लगा देंगे। और अगर इन्होंने इमरजेंसी लगाई तो संविधान के अंदर कोई टाइम रिप्रेजेंट नहीं है, ये कभी तक के लिए भी लगा सकते हैं, कोई टाइमिंग रिप्रेजेंट नहीं की गई है कि अगर ये इमरजेंसी को अप्लाई कर देते हैं तो वो कितने टाइम के लिए लागू रहती है। ठीक है, तो ये तो था, प्रेसिडेंट साहब इसको लगाएंगे। पार्लियामेंट्री अप्रूवल, लोकसभा राज्यसभा वैसे ही 2 महीने के अंदर अंदर पास करेंगे, 2 महीने का टाइम होगा। अगर ये नहीं है तो 30 दिन के अंदर अंदर जैसे ही आ जाती है। ठीक है, तो यानी कि अगर ये पास नहीं करते हैं इस चीज़ को 2 महीने के अंदर अंदर, तो मैक्सिमम टाइम 2 महीने के अंदर, अगर ये पास कर देते हैं तो फिर ये इनफाइनाइट टाइम के लिए चली जाती है। अब तक ऐसी सिचुएशन नहीं आई है कि हिंदुस्तान के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़े, अभी तक नहीं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि भारत के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी कितने बार लगाई जा चुकी है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का अभी तक नौबत नहीं आई है। फाइनेंशियल इमरजेंसी की कंडीशन क्रिएट हो चुकी थी 1991 के अंदर, लेकिन उस समय पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने क्या किया, लिबरलाइजेशन वगैरह की पॉलिसीज़ जो थी ये खोल दी थी, ग्लोबलाइजेशन वगैरह। तो उससे क्या हुआ कि एफडीआई का फ्लो वगैरह आया और इकोनॉमी चल पड़ी, तो इस चीज़ को टाल दिया गया था। तो अभी तक कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी हिंदुस्तान के अंदर नहीं लगी है। तो आज का लेक्चर जो है उसके अंदर हमने इमरजेंसी देखी है, इमरजेंसी के प्रोविज़न्स देखे हैं। एक बात और जो शायद मैंने पहले नहीं बताई, वो ये बात कि इमरजेंसी के जो प्रोविज़न्स हैं इनके अंदर मैक्सिमम जो चेंजेस किए गए वो किए गए हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 का अहम रोल रहा है, जिसने इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर मैक्सिमम चेंजेस किए हैं। जो मेरा 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1975 का, उसने तो ये बोल दिया था कि प्रेसिडेंट रूल जो है, प्रेसिडेंट रूल वो भी क्या होगा, प्रेसिडेंट जब चाहे जहाँ चाहे लागू कर सकते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट को किसी से किसी प्रकार के सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, प्रेसिडेंट की मान्यता पर निर्भर करता है। और उन्होंने बोला कि इसको जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे ही ये आया तो इसने क्या किया, आते ही इन दोनों प्रावधानों को उड़ा दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जुडिशियल रिव्यू भी होगा और प्रेसिडेंट साहब की सिर्फ इच्छा पर निर्भर नहीं करेगा, कैबिनेट बताएगी कि हाँ करना है या ना करना है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना होगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी, ये चीज़ इसके अंदर उड़ा दी गई थी। अब इसके ऊपर ना जो हमारा स्टेट इमरजेंसी लगी है, स्टेट इमरजेंसी के अंदर एक केस था, बड़ा फेमस केस, उसको ध्यान रखना, बोम्मई केस। बोम्मई केस, ये जो बोम्मई केस था, बोम्मई केस हमारा हुआ था 1994 के अंदर। तो ये जो केस रिलेटेड था, अगर आप लोग इसको याद रखना चाहो तो रख सकते हो, ये रिलेटेड था प्रेसिडेंट रूल से। ये रिलेटेड था मेरा प्रेसिडेंट रूल से। तो प्रेसिडेंट रूल के अंदर मतलब जो कुछ भी हुआ है कि क्या क्या इसके अंदर चेंजेस हो सकते थे, वो सब चीज़। और एक केस आता है, बड़ा इम्पोर्टेंट केस है वो भी, वो है मिनर्वा मिल केस। मिनर्वा मिल्स केस, मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस का सन था आई थिंक 1980 के अंदर था, ये 1980 के अंदर। इसके अंदर क्या था, ये जो इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 के तहत लगाई जाती है ना, उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस के अंदर जो चेंज किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात बोली गई थी
कि नेशनल इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है उसको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। तो मिनर्वा मिल्स केस के अंदर उसको चैलेंज कर दिया गया था। ठीक है, तो ये दो केसेस को भी आप लोग याद रखना, इनको इसमें चैलेंज किया गया था इस इमरजेंसी को। तो ये हमारा इमरजेंसी का चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इमरजेंसी से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो मैंने आपको सारा का सारा इमरजेंसी के प्रोविजंस डिटेल्ड में कवर कराए हैं। आप प्लीज़ इनको अच्छे से नोट कीजिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा और इनको दोबारा दोबारा रिवाइज़ कीजिएगा, ताकि आप लोग समझ पाओ कि कैसे कैसे पार्लियामेंट के अंदर काम होता है, इमरजेंसी कैसे लगती हैं और उनके क्या क्या इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ते हैं, या कंट्री के ऊपर पड़ते हैं, या स्टेट के ऊपर पड़ते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हैव अ गुड डे। थैंक यू।